हेलो, हाय एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमने कल महात्मा गांधी जी के बारे में शुरुआत की थी। आज हम देखें महात्मा गांधी ने अफ्रीका में क्या कुछ किया था। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो गांधी जी मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एक गुजराती व्यापारी थे। उनके कहने पे उनका केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे। वो गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला के एक केस था, वो दक्षिण अफ्रीका लड़ने के लिए गए थे। और वहाँ पर जब वो पहुँचे दक्षिण अफ्रीका, तो उन्होंने देखा कि अनेक भारतीय जो एशियाई भारतीय थे वो मजदूर बनकर दक्षिण अफ्रीका में गए हुए थे। उनके साथ भी अंग्रेज उसी तरह का बर्ताव कर रहे थे जो भारत में हो रहा था। उनके साथ रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी। रंग भेद की नीति क्या थी? काले गोरों का जो भेद है कि गोरे जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, काले जो होते हैं वो निकृष्ट होते हैं। इस प्रकार की नीति अपनाई जा रही थी और अनेक प्रकार के जो जातीय जो उत्पीड़न थे वो भी उनको दिया जा रहा था। तो इन इन चक्रों में महात्मा गांधी जी थे वो वहीं अफ्रीका में रुक गए और उन्होंने सोचा कि यहाँ से जो है इन प्रकार की जो नीति है उनको ख़त्म किया जाएगा और संघर्ष करेंगे, लोगों को इन अंग्रेज़ों से बचाएंगे, लोगों को अंग्रेज़ों की जो नीति है उनसे बचाएंगे। और संघर्ष करने के लिए यहीं पे दक्षिण अफ्रीका में ही रुक गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के 3 वर्ग थे। 3 वर्गों में जो भारतीय लोग थे वो बंटे हुए थे। वो कौन कौन से थे? पहला तो था दक्षिण अफ्रीका के वे मजदूर जो भारत से आए थे 1890 के बाद और गन्ने की खेती में काम करने लगे थे। पहले प्रकार के मजदूर तो वो थे जो भारत से आए थे और दक्षिण और भारत में भी बेसिकली दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से आए थे और गन्नों की खेती में काम करने लगे थे। दूसरे थे इन मजदूरों के साथ आए हुए मेमन मुसलमान। दूसरा वर्ग इन मुसलमानों का था, मेमन मुसलमानों का। और तीसरा वर्ग था जो कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे दक्षिण अफ्रीका और उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था आने का। कि जब भी हम फॉरेन में जाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप इतने टाइम के लिए वहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद आपको अपने देश में वापस आना पड़ेगा। तो 12 महीने, 2 साल के लिए, 4 साल के, 5 साल के लिए, जितना भी उनका कॉन्ट्रैक्ट था उस समय के लिए वो गए। और उनका जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो वो वापस आने के लिए उनके पास धन नहीं था, क्योंकि उस समय गरीब बहुत ज़्यादा होते थे। जो मजदूर है वो गरीबी के रेखा से बहुत नीचे होते थे, खाने पीने के भी लाले थे। तो अनुबंध समाप्त होने के बाद वापस आने के लिए बेसिकली पैसे बहुत कम होते थे या पैसे बचते नहीं थे, तो वो वहीं पे रुक जाते थे। तीसरे प्रकार के वो थे जो अनुबंध समाप्त होने के बाद अफ्रीका में ही रुक गए अपने परिवार के साथ। तो भारत में, तो दक्षिण अफ्रीका में भारत के 3 वर्ग थे मजदूरों के जो अत्यंत उत्पीड़ित थे अंग्रेज़ों से। इनको उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए गांधी जी ने वहाँ पे संघर्ष किया। गांधी जी का संघर्ष 2 चरणों में हुआ। उनके तरीके में 2 चरणों के तरीके थे। एक तो था उदारवादी चरण, इसको प्रथम चरण भी बोलते हैं, प्रथम चरण। और दूसरा चरण था उनका सत्याग्रह का। प्रथम चरण 1894 से 1906 तक चला। 1906 से 1914 जब तक वो अफ्रीका में रहे तब तक उन्होंने अपने सत्याग्रह के आधार पर संघर्ष किया। तो इन 2 चरणों में गांधी जी ने अपना संघर्ष जारी रखा। तो उदारवादी चरण में क्या कुछ बातें थी? तो उदारवादी चरण में गांधी जी ने वो याचिका और प्रार्थना पत्र के माध्यम से अंग्रेज़ों को अवगत करवाया कि यहाँ पे जो भारतीय मजदूर है उनकी दशा कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है। याचिका या वो प्रार्थना पत्र अफ्रीका में भी सरकार को सौंपी और इंग्लैंड में भी भेजी। तो अफ्रीका में भी याचिका दी और इंग्लैंड की जो सरकार थी वहाँ पे भी इन्होंने प्रार्थना पत्र और याचिकाएं दिए और अवगत करवाया कि यहाँ के मजदूरों की हालात कैसी है। वहाँ पर इस उदारवादी चरण के दौरान उन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस की भी स्थापना की थी। किनको? गांधी जी ने सभी जो भारतीय मजदूर थे, सभी भारतीय जो लोग थे या मजदूर थे, सभी भारतीय लोगों को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, नटाल भारतीय का, नटाल क्या? नटाल है साउथ अफ्रीका में एक जगह का नाम है नटाल। उस स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसको नटाल भारतीय कांग्रेस कहा गया। और इसके साथ साथ उन्होंने एक वहाँ पे समाचार पत्र भी निकाला, इंडियन ओपिनियन नाम का। इंडियन ओपिनियन में अपने लेख भी प्रकाशित किए महात्मा गांधी ने। तो ये आप याद रखना कि नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। कहाँ पे की? साउथ अफ्रीका में।
और इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र भी किसने निकाला था? गांधी जी ने। अब उनका देखते हैं कि जब ये तो पहला चरण था, इसमें तो ये ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था संघर्ष वगैरह। अब दूसरा चरण सत्याग्रह का चरण प्रारंभ होता है, तो वहाँ पे उनका ज़्यादा संघर्ष वगैरह होते हैं और अंग्रेज भी उस समय ज़्यादा कड़े कानून और नीतियाँ भी लेके आ जाते हैं। तो उनका दूसरा काल था सत्याग्रह का काल, दूसरा चरण संघर्ष का। तो इस दूसरे चरण में क्या कुछ घटनाएं घटित हुई थी, चलिए देखते हैं। तो उस समय 1906 में एक पंजीकरण प्रमाण पत्र आया था। पंजीकरण प्रमाण पत्र क्या था कि ये था कि जो भी भारतीय मजदूर है उनको अपने साथ 24 घंटे एक पंजीकृत एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट रखना होता था उनके अंगूठे के निशान के साथ कि ठीक है मैं भारतीय मजदूर हूँ, इस प्रकार का करके एक सर्टिफिकेट उनको 24 घंटे अपने पास रखना होता था। तो इस प्रमाण पत्र के विरुद्ध, इस सर्टिफिकेट के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया। कब किया? 1906 में। पंजीकरण प्रमाण पत्र क्या है? उनके अंगूठे के निशान के साथ ये सर्टिफिकेट, जैसे आज का आधार कार्ड होता है, आज के टाइम में आधार कार्ड है, वैसे ही एक प्रमाण पत्र होता था और रखना जरूरी था। और जो मजदूरों ने ये प्रमाण पत्र नहीं बनवाया था उनको अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती बनाकर दे दिया कि आपको ये रखना ही अनिवार्य है। इसके लिए गांधी जी ने और उनके कुछ साथियों ने, भारतीय लोगों ने, भारतीय मजदूरों ने मिलकर एक सामूहिक रूप से उन सब पंजीकृत प्रमाण पत्रों को जला दिया था इसके विरोध में। जब पंजीकरण प्रमाण पत्र का जो विरोध कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, तो उन्होंने सभी पंजीकृत जो प्रमाण पत्र थे, सर्टिफिकेट थे जितने भी, उनको जला दिया था। इसके लिए उन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध करने के लिए एक अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का भी गठन किया था। ये एक इन्होंने सभा बनाई थी कि हम पंजीकृत प्रमाण पत्र के विरुद्ध जो है सत्याग्रह करेंगे। इस सभा के द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन, यह भी आप याद रखना कि इसका गठन किसने किया था और क्यों किया था। उसके बाद 1909 में महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय फोरम की भी स्थापना की। उनके एक जर्मन शिल्पकार मित्र थे कालेनबाख नाम के उनके एक जर्मन शिल्पकार मित्र थे। उनकी सहायता से उन्होंने टॉल्स्टॉय में एक फोरम की स्थापना की जिसे टॉल्स्टॉय फोरम कहा गया। इसका क्या उद्देश्य था स्थापना का? इनका उद्देश्य था कि जो भी सत्याग्रही थे उनका पुनर्वास करना, उनको फिर से बसाना और उनके जो भरण पोषण के, खाने पीने की, रहने की जो भी व्यवस्था है, जितनी भी व्यवस्था है, उनका इंतजाम करना, उनकी व्यवस्था करना। इसके लिए इन्होंने टॉल्स्टॉय फोरम की स्थापना की। और ये क्यों की थी? क्योंकि इन्होंने पहले जो सत्याग्रह प्रारंभ किए थे, इनके जो संघर्ष था वो संघर्ष में लोगों की भागीदारी कम हो रही थी, सरकार अत्याचारी बनती जा रही थी अत्यधिक और लोगों को अपने घरों से निकाल रही थी, अफ्रीका में उनको अवैध घोषित कर रही थी। तो उनको पुनर्वास की उनकी ज़रूरत थी, क्योंकि बिना खाने पीने के, बिना रहने के वो कैसे संघर्ष करेंगे, कैसे सत्याग्रह में गांधी जी की सहायता करेंगे। इसके लिए गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फोरम की स्थापना की थी और इनकी मदद किसने की थी? कालेनबाग नाम के एक जर्मन शिल्पकार थे जो महात्मा गांधी जी के मित्र थे, उन्होंने सहायता की थी। इसी क्रम में चलते हुए अंग्रेजों ने एक नया पोल टैक्स लगा दिया था। पोल टैक्स क्या था कि मैंने जो तीसरा वर्ग आपको बताया था पहले कि जो जिनका अनुबंध या जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था लेकिन फिर भी वो वहीं पे रह रहे थे, उनके ऊपर 3 पौंड का एक सालाना 3 पौंड का एक टैक्स लगा दिया था, एक टैक्स लगाया। ये क्यों लगाया? क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है तो आपको रहने के लिए एक प्रकार के से रेंट देना होगा। रेंट जैसे आज हम कहीं बाहर जाते हैं, दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं तो वहाँ पे रहने के लिए हम रेंट देते हैं, उसी प्रकार ये भी एक रेंट के रूप में टैक्स लिया जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि इनकी जो 3 पौंड थे उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करते थे 3 पौंड, और मजदूरों की आमदनी थी वो सालाना आमदनी थी 10 शिलिंग सालाना आमदनी। तो उन मजदूरों के लिए ये पैसे देना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। इसके लिए महात्मा गांधी ने संघर्ष किया। ये संघर्ष चल ही रहा था कि वहाँ पे एक कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ऑर्डर ला दिया। उन्होंने कहा कि जो भी विवाह ईसाई पद्धति से नहीं हुए हैं, ईसाई पद्धति से नहीं हुए और इनका ईसाई पद्धति के द्वारा पंजीकरण भी नहीं हुआ है, ईसाई पद्धति से विवाह नहीं हुए और ईसाई पद्धति से पंजीकरण नहीं हुए, उन सब विवाह, उन सब शादियों को अवैध घोषित किया जाएगा। यानी कि जितने भी भारतीय तरीके से जो विवाह हुए थे या मुस्लिम तरीके से विवाह हुए थे, ईसाइयों को छोड़कर जितने भी तरीकों से शादियाँ हुई थी, उन सबको अवैध घोषित किया जाएगा अगर वो ईसाई रूप से पंजीकृत नहीं हो। तो इनके विरुद्ध भी गांधी जी ने भारतीय विवाह को अप्रमाणित करने के विरुद्ध भी एक अभियान लाया सत्याग्रह से। सत्याग्रह उन्होंने प्रारंभ किया था। तो अनेक चरणों में उन्होंने संघर्ष किया,
दो चरणों में मुख्यतः संघर्ष किया, सत्याग्रह और उदारवादी चरण के रूप में, जिसमें उन्होंने अनेक प्रकार के जो नियम कानून हैं उनके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया था। जिसमें हमने देखा है पंजीकरण के विरुद्ध, उनको पंजीकरण रखना पड़ता था, एक पोल टैक्स देना पड़ता था, और ये अप्रमाणित जो भारतीय विवाह थे उनको अप्रमाणित कर दिया। ईसाई धर्म के हिसाब से ईसाई पंजीकरण के द्वारा जो विवाह हुए थे उनको मान्यता देते थे। और एक और था कि एक था इसमें कि जो रात में या 9 बजे के बाद रात के समय भारतीय और जो अफ्रीकी लोग थे, और अफ्रीकी में भी कौन, जो ब्लैक लोग थे, काले लोग थे, अफ्रीकी लोगों को बाहर निकलना मना था। और फुटपाथ का प्रयोग करना भी मना था, फुटपाथ का प्रयोग वर्जित। तो ये भी समस्या थी कि वहाँ पर जो लोग हैं वो रात में फुटपाथ का प्रयोग नहीं कर सकते थे, रात को बाहर नहीं निकल सकते थे। शाम होने के बाद दिन में अपना जो खाना पीना है वो कभी भी ले आओ, जो भी करना है करो रात को, लेकिन आप बाहर नहीं निकलोगे। अगर आप बाहर निकल गए तो आपको किसी भी बिना किसी सूचना के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपके ऊपर सज़ा हो सकती है। उसके बाद इन सब घटनाओं से गांधी जी ने वहाँ पे अफ्रीका में क्या सीखा था, तो अफ्रीका ने कुछ 2-3 बातें सीखी, 2-3 बातों का अनुभव किया। एक तो ये कि जब भी संघर्ष होगा तो भारतीय लोग है वो उसके लिए तैयार है, वो एकजुट होने के लिए तैयार है। जब भी उनके विरुद्ध जैसे कोई नियम आएगा उनके विरुद्ध, तो उसमें भारतीय लोग है वो इकट्ठा हो जाएंगे और संघर्ष करेंगे, एक साथ होकर संघर्ष करेंगे। भारतीय जनता संघर्ष के लिए तैयार है, कभी भी उनको तैयार कर सकते हैं, हम खड़ा कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं संघर्ष के लिए। और दूसरा ये था, उन्होंने अनुभव किया कि वहाँ पे जो अनेक प्रकार के धर्म के लोग थे, जैसे ईसाई भी थे, वो हिंदू थे, मुसलमान थे, पारसी थे, तो इस प्रकार के लोग थे, काले भी थे, गोरे भी थे, अफ्रीकी थे, और एशियाई लोग थे, नॉर्थ ईस्ट से भी गए हुए लोग थे। इस प्रकार के अनेक प्रकार के लोग थे, वहाँ पे अनेक प्रकार की जातियों के भी लोग थे। तो जब इन्होंने संघर्ष प्रारंभ किया तो संघर्ष में उन्होंने एकजुटता दिखाई थी, सभी मिलजुल कर इन्होंने संघर्ष किया था। वहाँ पे सीखा थे, महात्मा गांधी ने सीखा कि जब भी संघर्ष होगा तो लोग एक साथ एकजुट हो जाएंगे, तो विभिन्न संप्रदाय और समाज के मध्य एकता, यह भी अनुभव उन्होंने लिया। और एक बात उन्होंने सीखी कि कभी कभी ऐसे भी मोमेंट आते हैं, ऐसे भी पल आते हैं, ऐसे भी क्षण आते हैं जब किसी अगर नेता को है वो बहुत ही कड़े निर्णय लेने होते हैं, वो कड़े निर्णय लेंगे। शायद ये हो सकता है कि उनके जो समर्थक हैं, उनकी पार्टी के जो विश्वास पात्र, उनके जो करीबी लोग हैं, उनको भी वो निर्णय पसंद नहीं आए, लेकिन एक राष्ट्रीय नेता होने के रूप में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो अत्यंत कड़े होते हैं और शायद सभी के विरुद्ध हो, लेकिन भविष्य में या आगे चलकर वो फैसले अत्यंत मजबूत साबित होंगे या अच्छे साबित होंगे सभी वर्ग हित के लिए। शायद एक वर्ग के लिए वो अच्छे ना हो, लेकिन सभी के लिए वो भविष्य में अच्छे हो। तो कई बार नेताओं को सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं जो समर्थकों को भी पसंद नहीं आए। और उन्होंने क्या सीखा, और उन्होंने संघर्ष के नए तरीके सीखे। नए तरीके में क्या था, सत्याग्रह, सत्य से आग्रह करना, सत्याग्रह, अहिंसात्मक प्रतिरोध। इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले होता था कि या तो सरकार को प्रार्थना पत्र या याचनाएं याचिकाएं की जाती थी, बस सरकार को लेटर दे दिया और काम खत्म हो गया, कि इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता था। अगर सरकार उनके ऊपर कुछ काम करे तो ठीक है, अगर काम ना करे तो फिर से याचिका या प्रार्थना पत्र, या फिर हिंसा का रूप धारण करते थे, हिंसा अत्यधिक। तो गांधी जी ने इन दोनों का मिला जुला रूप लेके आए, इनका एक मध्यम मार्ग निकाला, अहिंसात्मक प्रतिरोध भी करना, याचिका भी देना और प्रतिरोध भी करना, दोनों तरीके उन्होंने निकाले थे। तो ये कुछ था अफ्रीका में गांधी जी ने क्या कुछ किया। इसके बाद गांधी जी 1915 में भारत वापस आ गए थे। 1915 में गांधी जी की भारत में वापसी हो गई थी। और भारत आने के बाद उन्होंने क्या कुछ किया वो आगे की कक्षाओं में हम देखेंगे। तो इस क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।